शुगुआंग स्क्वाड। ये सिर्फ एक नाम नहीं था, बल्कि मेरे खून पसीने और 3 साल की अटूट मेहनत का नतीजा था। मैंने अपनी इस टीम के लिए क्या कुछ नहीं किया। दिन रात जाग कर उनके लिए एक एक रणनीति बनाई, डंगॉन के हर खतरे का हिसाब रखा। मेरी ही ताकत बांटने वाली खूबी यानी डैमेज शेयरिंग के दम पर वो लोग खूंखार राक्षसों के हमले सह पाए और मौत के मुंह से बाहर निकल पाए। मेरी इसी ढाल के पीछे छुपकर हमारी टीम पूरे स्कूल में एक गुमनाम सी टीम से उठकर नंबर 2 के पायदान तक पहुंच गई थी। मुझे लगा था कि हम एक परिवार हैं, लेकिन मैं कितना गलत था। आज जब मैं एक भयानक लड़ाई के बाद अस्पताल के बिस्तर पर घायल पड़ा था, मेरे शरीर का हर हिस्सा दर्द से चीख रहा था, तभी कमरे का दरवाजा खुला। मेरी टीम की लीडर बाई छिंगलियन और बाकी लोग अंदर आए। मुझे लगा वो मेरा हाल चाल पूछेंगे, मेरे घावों को देखकर हमदर्दी जताएंगे, लेकिन उनकी आंखों में कोई रहम नहीं था, बल्कि एक अजीब सी नफरत और गुरूर था। छिंगलियन ने मेरे पास आकर बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे मेरे मुंह पर कह दिया कि चूं सुन, तुम्हें खुद ही हमारी टीम छोड़ देनी चाहिए। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। मैंने पूछा क्यों, तो उसका बेतुका सा जवाब था कि मैं बस एक सपोर्ट करने वाला क्लास हूँ। मैं ना तो किसी की जान बचा सकता हूँ, न ही दुश्मनों को कोई भारी नुकसान पहुंचा सकता हूँ, और मेरा डैमेज तो फ्रंट लाइन पर लड़ने वालों से भी कम है। ये सुनते ही मेरे अंदर का सारा दर्द एक भयानक गुस्से में बदल गया। मेरा खून खौलने लगा। मैंने चिल्लाकर उनसे कहा कि क्या मैं सच में कमजोर हूँ? तुम लोग अपनी हैसियत कैसे भूल गए? अगर मैंने रात रात भर जागकर वो रणनीतियां नहीं बनाई होती, और अगर मैंने तुम सबका डैमेज, तुम सबकी चोटें अपने ऊपर नहीं ली होती, तो क्या तुम लोग उस डार्क फॉरेस्ट के खूंखार राक्षसों को पार करके कभी जिंदा लौट पाते? लेकिन उन एहसान फरामोशों को मेरी इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। उनका एक और साथी वुमेंग, जो मेरी ही वजह से आज जिंदा खड़ा था, वो भी छिंगलियन की हाँ में हाँ मिलाने लगा। वो मुझे ही ताने मारने लगे कि मैं उनके बिना एक कदम नहीं चल सकता। छिंगलियन ने एकदम पत्थर दिल होकर आखिरी फैसला सुनाते हुए कह दिया कि मेरी मौजूदगी की वजह से पूरी टीम की रफ्तार धीमी हो रही है, और मुझे टीम से बाहर निकालना पूरी टीम के भले और भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। मुझे उनकी इस घटिया और स्वार्थी सोच पर जोर से हंसी आ गई। मैंने कहा कि बहुत खूब, अगर तुम लोगों को यही लगता है कि तुम मेरे बिना अजेय हो, तो मैं भी अपना वो सब वापस ले रहा हूँ जो सिर्फ मेरा है। मैंने अपना हाथ उठाया और तुरंत अपना डैमेज शेयरिंग का जादुई बफ उन सब से वापस खींच लिया। जैसे ही मैंने अपनी ढाल हटाई, वुमेंग, जो खुद को बहुत ताकतवर समझ रहा था, दर्द से तड़प उठा और उसके मुंह से अचानक खून निकल आया। मैंने वहीं अपने माथे पर बंधी पट्टी को खींचकर निकाल फेंका, उनके सामने टीम छोड़ने का ऐलान किया और पलटकर हमेशा के लिए उस मनहूस कमरे से बाहर निकल गया। मैं अस्पताल से निकलकर सीधा अपने घर पहुंचा और सोफे पर गिर पड़ा। अंदर से मैं बहुत बेचैन और परेशान था। कॉलेज के सबसे जरूरी इम्तिहान में बस 1 ही महीने का वक्त बचा था। मुझे अच्छी तरह पता था कि इस आखिरी मौके पर कोई भी नई टीम मुझे अपने साथ नहीं रखेगी। मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि मैंने इतने सालों तक उन 4 आस्तीन के सांपों को पाल रखा था। लग रहा था जैसे सब कुछ खत्म हो गया है। तभी अचानक मेरे दिमाग में एक अजीब सी आवाज गूंजी और मेरी किस्मत हमेशा के लिए पलट गई। एक सुनहरी रोशनी चमकी और मेरे सामने हवा में तैरता हुआ एक जादुई बॉन्ड सिस्टम चालू हो गया। सिस्टम ने मुझे बधाई देते हुए शुरुआत में ही 100 टीम पॉइंट्स का इनाम दिया। जब मैंने इस सिस्टम को समझा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। इस सिस्टम की सबसे बड़ी और खौफनाक खासियत ये थी कि मैं अपनी टीम के लोगों की सारी खूबियां, उनका तजुर्बा, उनके स्किल्स और उनकी ताकत सीधे अपने अंदर सोख कर इस्तेमाल कर सकता था। मेरे चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। मैंने सोचा, अगर मेरी टीम में 6 सबसे ताकतवर लोग हो जाएं, तो उन सबकी ताकत मिलकर मुझे इस दुनिया का सबसे अजेय इंसान बना देगी। मैं अभी इस नई ताकत के बारे में सोच ही रहा था कि अचानक मेरे फोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर बाई छिंगलियन की बुआ आंटी बाई यिंग का नाम चमक रहा था। वो भले ही छिंगलियन की रिश्तेदार हैं, लेकिन उन्होंने हमेशा मेरा एक बेटे की तरह बहुत ख्याल रखा है। फोन उठाते ही मुझे उनकी घबराई हुई आवाज सुनाई दी। वो पुराने प्राचीन बाजार में किसी बड़ी मुसीबत में फंस गई थी। मैंने बिना एक पल गंवाए उनसे कहा कि आप बिल्कुल न घबराएं, मैं अभी आ रहा हूँ। मैं तुरंत घर से निकला और उन्हें बचाने के लिए बस पकड़कर निकल पड़ा। बस में सफर करते हुए मुझे मेरे सिस्टम की एक और गजब की ताकत का पता चला। सिस्टम का इनसाइट फीचर चालू हो गया था। अब मैं किसी भी इंसान की पूरी कुंडली, उसके सारे राज सिर्फ उसे देखकर जान सकता था। मेरे सामने वाली सीट पर शूकुन नाम का एक लड़का हेडफोन लगाए सो रहा था। मैंने जैसे ही उस पर ध्यान लगाया, मेरे सामने उसकी सारी जानकारी हवा में तैरने लगी। उसका नाम, उसका लेवल 1, उसकी क्लास, कि वो एक ट्रेनी है, उसकी खूबियां, यहाँ तक कि उसे क्या हल्की फुल्की अंदरूनी बीमारी है, ये सब भी सिस्टम ने मुझे बता दिया। मैं एकदम सन्न रह गया कि ये सिस्टम इतनी गहराई से किसी के भी राज कैसे खोल सकता है। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि मैं अपने टीम पॉइंट्स का इस्तेमाल करके दूसरों की क्लास और उनका काम तक पूरी तरह से बदल सकता था। इस दुनिया में किसी की क्लास बदलना नामुमकिन माना जाता है, लेकिन मेरे लिए अब ये बच्चों का खेल था। सिस्टम ने मुझे बताया कि जब भी मेरी टीम के लोग किसी खतरे से बाहर निकलेंगे, कोई नई जगह फतह करेंगे या कोई बड़ा मुकाम हासिल करेंगे, तो मुझे और ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। मतलब साफ था, जितनी ताकतवर मेरी टीम होगी, मुझे उतने ही ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे, और उन पॉइंट्स से मैं अपनी टीम के लोगों को और भी ज्यादा ताकतवर बना सकता हूँ। ये तो ताकत हासिल करने की एक ऐसी परफेक्ट साइकिल बन गई थी जिसे कोई नहीं तोड़ सकता। मैं दौड़कर उस प्राचीन बाजार में पहुंचा। वहाँ बहुत भीड़ जमा थी। झांग लाओसान नाम का एक आदमी गुस्से में आंटी बाई यिंग का हाथ पकड़कर उन्हें सरेआम बेइज्जत कर रहा था। वो उनसे जबरदस्ती 50,000 की भारी रकम मांग रहा था। वो पूरी भीड़ के सामने चिल्ला रहा था कि आंटी यिंग ने उसका बहुत पुराना और कीमती खानदानी सामान तोड़ दिया है। आंटी बेचारी रोने वाली हो रही थी। मैंने तुरंत भीड़ को चीरते हुए बीच में आकर झांग लाओसान का हाथ झटक दिया और गुस्से से पूछा कि ये क्या तमाशा लगा रखा है। बिना वक्त बर्बाद किए मैंने तुरंत झांग लाओसान पर अपनी सिस्टम की इनसाइट ताकत का इस्तेमाल किया, और जो राज मुझे दिखा उसने मुझे भी हैरान कर दिया। मुझे पता चला कि उसकी बेटी एक बहुत ही भयानक और जानलेवा घोस्ट मियास्मा जहर का शिकार हो गई है। इसी जहर की वजह से वो अस्पताल में मौत की कगार पर है, और ये आदमी उसके इलाज के लिए इस तरह लोगों को ठग रहा है। मैंने झांग
लाओसान की आंखों में सीधा देखकर बिना डरे पूछा, क्या तुम सच में अपनी बेटी का इलाज नहीं करवाना चाहते? ये बात सुनते ही वो आदमी एकदम सन्न रह गया। उसका सारा गुस्सा पल भर में गायब हो गया। वो हकलाते हुए बोला कि मुझे उसकी बेटी और उसकी बीमारी के बारे में ये सब कैसे पता। तब मैंने उसे हकीकत बताते हुए कहा कि तुम्हारी बेटी को कोई आम बीमारी नहीं है, बल्कि वो एक भूतिया जहर का शिकार हुई है। तुम अस्पताल में अपने फालतू पैसे और वक्त दोनों बर्बाद कर रहे हो। वहाँ के डॉक्टर उसकी जान नहीं बचा सकते। अगर तुम्हें सच में अपनी बेटी को जिंदा देखना है तो उसे अभी अस्पताल से निकालकर किसी ताओवादी मंदिर ले जाओ। सिर्फ वहीं के लोग कोई चमत्कार करके उसे इस जहर से आजाद कर सकते हैं। मेरी ये सटीक बातें सुनकर झांग लाओसान के आंसू छलक पड़े। वो फूट फूट कर रोने लगा। इस हंगामे के बाद माहौल को शांत करने के लिए मैं और आंटी बाई यिंग बाजार के पास ही एक कैफे में जाकर बैठे। उन्होंने मुस्कुराते हुए राहत की सांस ली और मेरी इस बड़ी मदद के लिए मेरा दिल से शुक्रिया अदा किया। मैंने उनसे कहा कि आपको मुझे शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं है। हम कॉफी पीते हुए बात कर ही रहे थे कि मैंने सिस्टम से चुपके से आंटी यिंग की डिटेल्स भी चेक कर ली। उनकी असली सच्चाई देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मुझे पता चला कि वो कोई आम महिला नहीं है, बल्कि वो कभी एक बहुत ही ताकतवर और रेयर क्लास की लाइटनिंग मास्टर हुआ करती थी। लेकिन अपनी ही भयानक बिजली की ताकत के जहर के बैकलेश की वजह से उनका लेवल बहुत नीचे गिर गया था। और सबसे डरावनी बात यह थी कि वो बिजली का जहर अभी भी उनके शरीर में था और उन्हें अंदर ही अंदर दीमक की तरह खत्म कर रहा था। लेकिन मेरे सिस्टम ने मुझे उन्हें बचाने का एक अचूक रास्ता दिखा दिया। सिस्टम स्क्रीन पर लिखा आया कि मैं अपने 80 टीम पॉइंट्स खर्च करके उनकी क्लास को सीधा अपग्रेड कर सकता हूँ। वो 9 हेवन लाइटनिंग लॉर्ड नाम की एक ऐसी हिडन और लेजेंडरी क्लास में बदल सकती थी, जिससे न सिर्फ उनका सारा जहर हमेशा के लिए साफ हो जाएगा, बल्कि वो फिर से अपनी पुरानी ताकत से भी ज्यादा ताकतवर बन जाएंगी। तभी आंटी यिंग ने बहुत ही प्यार और चिंता भरे लहजे में मुझसे कहा कि आज जो भी कुछ यहाँ हुआ मैं वो सब बाई छिंगलियन को ना बताऊं। वो नहीं चाहती थी कि बात का बतंगड़ बने। मैंने कॉफी का कप नीचे रखा और बिल्कुल शांत मन से जवाब दिया कि आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं उसे कुछ नहीं बताऊंगा, क्योंकि आज ही मैं हमेशा के लिए उसकी टीम छोड़ चुका हूँ। ये सुनकर आंटी यिंग एकदम हैरान रह गईं। उनके चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने मुझसे बेचैनी से पूछा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? तुम तो उस टीम की जान थे। जब उन्हें पूरी बात समझ आई तो उन्होंने अपनी भतीजी छिंगलियन की इस बेवकूफी और घटिया हरकत के लिए मुझसे हाथ जोड़कर माफी मांगी। उन्होंने कहा कि उस लड़की ने मेरे जैसे होनहार इंसान को बहुत गलत समझा है। बस मुझे इसी पल और इसी मौके का इंतजार था। मैंने सीधे आंटी यिंग की आंखों में देखा और बिना किसी झिझक के उन्हें अपनी नई टीम में शामिल होने का न्योता दे दिया। मेरा ये ऑफर सुनकर वो थोड़ा हिचकिचाई। वो मुस्कुराते हुए बोली कि मैं कोई तुम्हारी उम्र की स्टूडेंट थोड़ी हूँ जो तुम्हारे साथ बैठकर कॉलेज के एग्जाम दूंगी। ये कैसे मुमकिन है? लेकिन मुझे अपने जादुई सिस्टम की ताकत पर पूरा भरोसा था। मुझे पता था कि मैं उनकी खोई हुई ताकत वापस लौटाकर उन्हें क्या बना सकता हूँ। इसलिए मैंने उनकी बात का कोई सीधा जवाब नहीं दिया, बस उन्हें देखकर चुपचाप एक कॉन्फिडेंट और रहस्यमयी मुस्कान दे दी। मैंने आंटी बाई यिंग की आंखों में सीधा देखा और पूरी गंभीरता से कहा कि अगर आप मेरी टीम में शामिल हो जाएं तो मैं आपके शरीर से उस जानलेवा बिजली के जहर को हमेशा के लिए निकाल सकता हूँ। मेरी ये बात सुनकर आंटी यिंग एकदम सन्न रह गईं। उन्होंने अपने मुंह पर हाथ रख लिया और हैरानी से पूछा कि मुझे उनके अंदर के जहर के बारे में कैसे पता चला। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपने सिस्टम से उन्हें अपनी टीम में जुड़ने का इनवाइट भेज दिया। उनके सामने एक नीले रंग की जादुई स्क्रीन चमक उठी। उन्होंने हिचकिचाते हुए एक्सेप्ट पर क्लिक किया। मेरे सिस्टम ने मुझसे पूछा कि क्या मैं 80 टीम पॉइंट्स खर्च करके उनकी क्लास बदलना चाहता हूँ। मैंने बिना पलक झपकाए कंफर्म कर दिया। अगले ही पल आंटी यिंग के शरीर से एक सुनहरी रोशनी निकलने लगी। उन्हें खुद पर यकीन नहीं हो रहा था। उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। वो रोते हुए कहने लगी कि जिस जहर ने उन्हें पूरे 12 साल तक हर दिन तड़पाया, वो दर्द आज पल भर में हवा हो गया। उनके सामने सिस्टम की स्क्रीन पर लिखा आ गया था कि अब उनकी क्लास बदलकर 9 हेवन लाइटनिंग लॉर्ड बन चुकी है, जो कि एक बेहद ताकतवर और हिडन क्लास है। आंटी यिंग अपनी नई ताकत और अपनी स्किल्स देखकर एकदम हैरान थी। वो बार बार कह रही थी कि एक हिडन क्लास इतनी ताकतवर कैसे हो सकती है। तभी मेरे सिस्टम ने मुझे भी एक गजब का सरप्राइज दिया। आंटी यिंग के मेरी टीम में आते ही उनकी सारी बढ़ी हुई ताकत, उनका लेवल और उनकी गजब की फुर्ती मेरे अंदर भी समाने लगी। मैंने चुपके से अपना सिस्टम पैनल खोला और अपनी ताकत देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मेरी ताकत का लेवल 170 से उछलकर सीधा 562 पर पहुंच गया था। ये कोई मामूली बदलाव नहीं था। ये ताकत का एक ऐसा तूफान था जिसे महसूस करके मैं खुद अंदर से कांप गया था। इसके साथ ही मुझे आंटी यिंग की वो सारी खौफनाक बिजली वाली जादुई स्किल्स भी मिल गई थीं। आंटी यिंग ने मुझे गौर से देखा और पूछा कि क्या सच में मेरी क्लास सिर्फ एक डैमेज सहने वाले की है या बात कुछ और है। मैंने उन्हें बताया कि मेरी क्लास में कुछ म्यूटेशन हुआ है जिसकी वजह से मुझे ये ताकत मिली है। मैंने उनसे बहुत ही प्यार से गुजारिश की कि वो मेरे इस राज को किसी के सामने न खोलें। आंटी यिंग समझदार थीं। वो जानती थीं कि अगर दुनिया को ये पता चल गया कि कोई इंसान दूसरों की क्लास बदल सकता है तो पूरी दुनिया के फाइटर्स के बीच तहलका मच जाएगा। उन्होंने मुझे पक्का भरोसा दिलाया कि वो ये राज किसी को नहीं बताएंगी। कॉफी पीते हुए आंटी यिंग ने बहुत ही भावुक होकर मेरा शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि अगर आज मैं नहीं होता तो वो धोखेबाज आदमी उनसे 50,000 भी लूट लेता और उन्हें कभी ये नई जादुई ताकत भी नहीं मिलती। उन्होंने मुझसे कहा कि भविष्य में मुझे जब भी किसी चीज की जरूरत हो मैं बिना झिझक उनसे मांग सकता हूँ। फिर उन्होंने मुझसे मेरी आगे की प्लानिंग के बारे में पूछा, क्योंकि कॉलेज के इम्तिहान में बस 1 महीना बचा था और मुझे अभी भी अपनी टीम के लिए 4 लोगों की जरूरत थी। मैंने उन्हें तसल्ली देते हुए कहा कि मैं कल ही स्कूल जाकर नए टीम मेंबर्स की तलाश करूंगा। अगली सुबह जब मैं अपने स्कूल
स्कूल नैनचैंग नंबर 1 मिडिल स्कूल के गेट से अंदर जा रहा था तो मुझे अपने अंदर एक अलग ही ऊर्जा महसूस हो रही थी। सिस्टम से मिली नई ताकत की वजह से मेरे कदम बहुत हल्के हो गए थे और मेरा शरीर पहले से कहीं ज्यादा मजबूत लग रहा था। मैं अभी अंदर पहुंचा ही था कि मैंने देखा सामने नोटिस बोर्ड के पास बहुत बड़ी भीड़ जमा है। मैं भी वहां पहुंचा और जो मैंने देखा उसने मुझे अंदर तक झकझोर दिया। उस बड़ी सी डिजिटल स्क्रीन पर लाल अक्षरों में लिखा था डिस्क्वालिफाइड मेंबर क्लास 5 ग्रेड 3 चूशुन। वहां खड़े सारे स्टूडेंट्स मेरे ही बारे में बात कर रहे थे। वो कानाफूसी कर रहे थे कि ऐसा तो सालों में कभी एक आध बार होता है जब किसी को इस तरह स्कूल की टीम से सरेआम निकाला जाता है। उन्हें पता चल गया था कि ये बाई छिंगलियन की टीम का काम है। लोग बातें बना रहे थे कि मेरी क्लास बहुत कमजोर है, लेकिन फिर भी पूरी टीम ने मिलकर मुझे क्यों रिपोर्ट किया। वो सब मान चुके थे कि अब इस वक्त मुझे स्कूल से निकाले जाने का मतलब है कि मेरा करियर और मेरे कॉलेज जाने का सपना हमेशा के लिए खत्म हो गया है। मैं वहां चुपचाप खड़ा सब सुन रहा था। मुझे अच्छी तरह पता था कि टीम छोड़ने के बाद बाई छिंगलियन और उसके साथी चुप नहीं बैठेंगे, लेकिन मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि वो लोग अपनी दुश्मनी निकालने के लिए इतने नीचे गिर जाएंगे। इस लिस्ट में नाम आने का सीधा मतलब था कि स्कूल का कोई भी दूसरा बच्चा मुझे अपनी टीम में लेने से डरेगा। बाई छिंगलियन ने सच में मुझ पर बहुत ही घटिया वार किया था, लेकिन मेरे चेहरे पर कोई डर नहीं था, बस एक ठंडी सी मुस्कान थी। मैं सीधा स्कूल के हेड टीचर यू के ऑफिस में गया। मैंने उनसे कहा कि मुझे वो सबूत देखने हैं जिनके आधार पर मेरी पुरानी टीम ने मुझे डिस्क्वालीफाई करवाया है। लेकिन टीचर यू बहुत ही शांत और सुलझे हुए इंसान थे। उन्होंने मेरी बात को किनारे करते हुए मुझे एक बहुत ही जरूरी बात बताई। उन्होंने कहा कि आज दोपहर को ग्रेड 3 के स्टूडेंट्स के लिए एक खास विथर्ड फॉरेस्ट डंगॉन खोला जा रहा है। ये स्कूल की तरफ से मिला एक स्पेशल चांस है जो ताकत बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है। उन्होंने मुझे समझाया कि पुरानी बातों में उलझकर अपना वक्त बर्बाद करने से अच्छा है कि मैं इस डंगॉन में जाने की तैयारी करूं। मैंने उन्हें बताया कि मेरे पास तो कोई टीम ही नहीं है। तब टीचर यू ने मुस्कुराकर कहा कि इस डंगॉन के नियम इतने सख्त नहीं है। इसमें जाने के लिए पूरी 5 लोगों की टीम होना जरूरी नहीं है। अगर टीम में सिर्फ 2 लोग भी हों जो एक दूसरे का साथ दे सकें तो वो भी अंदर जा सकते हैं। ये सुनते ही मेरे दिमाग की बत्ती जल गई। मतलब मुझे सिर्फ एक और इंसान की तलाश करनी थी और मैं उस डंगॉन में जा सकता था। तभी टीचर यू ने कहा कि वो खुद मुझे एक स्टूडेंट से मिलवाएंगे जिसके साथ मैं टीम बना सकता हूँ। मुझे थोड़ी हैरानी हुई कि स्कूल का इतना बड़ा टीचर खुद मेरे लिए टीम मेंबर ढूंढ रहा है। तभी ऑफिस का दरवाजा खुला और एक लड़की अंदर आई। उसे देखते ही मेरे होश उड़ गए। वो मू लीशु थी, पूरे नैनचैंग स्कूल की इकलौती हिडन क्लास स्टूडेंट और सबसे खतरनाक फाइटर। वो स्कूल की नंबर 1 जीनियस थी। मैं सोच में पड़ गया कि इतनी ताकतवर लड़की यहाँ क्या कर रही है। टीचर यू ने बताया कि हाल ही में मू लीशु की पूरी टीम ने किसी वजह से उसे छोड़ दिया है, इसलिए वो भी अकेली है। टीचर यू ने मुझसे कहा कि मैं उसके साथ जुड़ जाऊं। मू लीशु ने अपनी स्मार्ट वॉच से मुझे तुरंत अपनी फ्रॉस्ट स्क्वाड में जुड़ने का इनवाइट भेजा, लेकिन उसके बाद उसने जो कहा वो मेरे स्वाभिमान को चुभ गया। उसने बहुत ही घमंड से कहा कि मैं उसकी टीम में आ जाऊं और वो डंगॉन के अंदर मेरी जान की हिफाजत करेगी। उसने मुझे एकदम कमजोर समझते हुए कहा कि मुझे अंदर जाकर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस मैं एक डरपोक की तरह उसके पीछे पीछे चलता रहूं। मेरा खून खौल गया। मैं कोई बोझ नहीं था जिसे कोई अपने कंधों पर ढोए। मैंने तुरंत टीचर यू से कहा कि मैं मू लीशु के साथ टीम बनाने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। इस टीम का कैप्टन मू लीशु नहीं बल्कि मैं बनूंगा। मेरी ये बात सुनते ही टीचर यू ने अपना सिर पकड़ लिया। उन्हें लगा मैं पागल हो गया हूँ। मू लीशु ने मुझे बहुत ही तीखी नजरों से देखा और ताना मारते हुए पूछा कि मेरे अंदर ऐसी कौन सी काबिलियत है जो मैं कैप्टन बनना चाहता हूँ। मैंने भी उसकी आंखों में आंखें डालकर सीधा जवाब दिया कि अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो चलो ट्रेनिंग एरिना में चलकर एक मुकाबला कर लेते हैं। जो जीतेगा वही कैप्टन होगा। हम तीनों ट्रेनिंग एरिना में पहुंच गए। ये एक बहुत ही बड़ा और हाईटेक कमरा था। टीचर यू ने रेफरी की जगह ली और हमें नियम समझाए। उन्होंने कहा कि जमीन पर बनी नीली लाइन से बाहर जो भी गया वो हार जाएगा। ये कोई जानलेवा लड़ाई नहीं है, सिर्फ एक मुकाबला है। अगर किसी ने जानबूझकर जानलेवा हमला किया तो वो तुरंत मुकाबला रोक देंगे और जो भी अपनी हार मान लेगा खेल वहीं खत्म हो जाएगा। हम दोनों ने सिर हिलाकर हामी भरी। टीचर यू ने मुकाबला शुरू होने का इशारा कर दिया। मू लीशु ने अपनी तलवार निकाली और बहुत ही एटीट्यूड में मुझसे कहा कि चूशुन, बाद में ये मत कहना कि मैंने तुम पर जुल्म किया, इसलिए इस पूरी लड़ाई में मैं अपनी कोई भी जादू स्किल इस्तेमाल नहीं करूंगी। मुझे उसका ये घमंड बिल्कुल पसंद नहीं आया। मैंने अपना भाला कसकर पकड़ा और उससे कहा कि तुम्हारी ये बिना स्किल वाली बात को मैं सिर्फ एक मजाक समझ रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जब तुम मुझसे हार जाओ तो बाद में ये बहाना बनाओ कि तुमने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था। मेरी इस बात ने मू लीशु के अहम पर गहरी चोट की। उसने मुझे एक घमंडी और बेवकूफ लड़का कहा और बिजली की रफ्तार से मेरी तरफ दौड़ पड़ी। उसने हवा में छलांग लगाई और अपनी भारी तलवार से मुझ पर एक बहुत ही खतरनाक वार किया। मैंने भी अपनी पूरी नई ताकत लगाकर अपने भाले से उसके वार को रोक लिया। हमारे हथियारों के टकराने से एक जोरदार आवाज गूंज उठी और वहां से चिंगारियां निकलने लगी। टीचर यू दूर खड़े सब देख रहे थे। वो मन ही मन सोच रहे थे कि मू लीशु ने भले ही अपनी स्किल्स इस्तेमाल नहीं की, लेकिन उसकी तलवारबाजी की रफ्तार, उसकी ताकत और उसका एंगल इतना सटीक है कि वो अच्छे अच्छे फाइटर्स को धूल चटा सकती है। वो वाकई में स्कूल की सबसे बेहतरीन हिडन क्लास फाइटर है। वो बड़ी दिलचस्पी से देख रहे थे कि चू शुन जैसा एक मामूली क्लास का लड़का इस भयानक वार का सामना कैसे करेगा। और तभी हमारे हथियार एक दूसरे से बुरी तरह भिड़ गए और एक जोरदार धमाका हुआ। मू लीशु की नीली आंखें फटी की फटी रह गई थीं। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि मैंने उसके उस भारी वार को सीधे अपने भाले से कैसे रोक लिया। वो मन ही मन हैरान थी कि मेरी ताकत उससे भी ज्यादा कैसे हो सकती है, जबकि उसने अपना 50% जोर लगा दिया था। जो वार स्कूल के अच्छे अच्छे फाइटर्स को घुटने टेकने पर मजबूर कर दे, उसे मैंने बिना एक कदम हिले झेल लिया था। पास ही खड़े हमारे टीचर यू भी ये नजारा देखकर हैरान रह गए थे। वो अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। वो खुद से कह रहे थे, मू लीशु पीछे धकेल दी गई। एक मामूली सपोर्ट क्लास के लड़के ने स्कूल की सबसे खतरनाक
खतरनाक हिडन क्लास फाइटर को सीधे वार में पीछे धकेल दिया। मैंने अपने भाले को थोड़ा घुमाया और मूलीशु की आंखों में देखकर एक ठंडी मुस्कान के साथ कहा, क्या हुआ मूलीशु? क्या तुम अभी भी पक्के तौर पर कह सकती हो कि तुम अपनी जादुई स्किल्स इस्तेमाल नहीं करोगी? मेरी इस बात ने उसके अहंकार पर बहुत गहरी चोट की। वो गुस्से से तिलमिला उठी और चिल्लाकर बोली, ये तो बस पहला वार था, तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? अब इसके बाद मैं तुम पर कोई रहम नहीं दिखाऊंगी। ये कहते ही वो बिजली की रफ्तार से मुझ पर टूट पड़ी। उसकी भारी तलवार हवा को चीरते हुए मुझ पर लगातार और खौफनाक हमले करने लगी। लेकिन मेरे सिस्टम से मिली नई ताकत की बदौलत मेरी फुर्ती आम इंसानों से बहुत आगे जा चुकी थी। मैंने अपने भाले से उसके हर एक वार को बहुत ही आसानी से हवा में ही काट दिया। मुझे कोई खास मेहनत नहीं करनी पड़ रही थी। मेरी इस गजब की फुर्ती को देखकर टीचर यू के पसीने छूट गए। वो समझ चुके थे कि मेरी रफ्तार किसी भी आम फाइटर से कहीं ज्यादा है। वो सोचने लगे कि अगर मेरी रफ्तार इतनी तेज ना होती तो मूलीशु के इतने खतरनाक हमलों से बचना बिल्कुल नामुमकिन था। उन्हें यकीन हो गया कि मैं अब कोई मामूली सपोर्ट फाइटर नहीं रहा। मेरी क्लास में जरूर कोई बहुत बड़ा और रहस्यमयी बदलाव हुआ है। उधर मूलीशु भी अब पूरी तरह समझ चुकी थी कि वो मुझे अपनी सिर्फ तलवारबाजी से नहीं हरा सकती। वो पीछे हटी और उसने एक लंबी सांस ली। उसकी आंखों में अब घमंड की जगह एक अजीब सी गंभीरता थी। उसने कहा, मैं मानती हूँ कि मैंने तुम्हें कमजोर समझने की बहुत बड़ी गलती की। तुम्हारी ताकत मेरी सोच से भी कहीं ज्यादा है, लेकिन मैं किसी भी कीमत पर हार नहीं मानूंगी। उसने अपनी जादुई तलवार हवा में उठाई। टीचर यू घबरा गए और चिल्लाए, मूलीशु ने अपनी स्किल इस्तेमाल कर ली है। पल भर में ही पूरे ट्रेनिंग कमरे का तापमान भयानक रूप से गिर गया। जमीन पर एक विशाल जादुई चक्र बना और बर्फ की खौफनाक चट्टानें निकलने लगीं। उसने अपनी पूरी ताकत से मुझ पर एक जानलेवा बर्फीला बवंडर छोड़ दिया। मैंने भी पीछे न हटते हुए अपने हथियार से अपनी नीली ऊर्जा का एक भयानक वार उसकी तरफ छोड़ दिया। दोनों ताकतों के टकराने से इतना भयानक धमाका हुआ कि पूरा कमरा धुएं से भर गया। टीचर यू पसीना पसीना हो गए। वो सोच रहे थे कि ये इतनी खौफनाक ताकत है कि अगर कोई टॉप लेवल का फाइटर भी इसके सामने आ जाए तो उसकी भी जान जा सकती है। लेकिन जैसे ही वो धुआं छंटा, मूलीशु के पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं उस बर्फ के तूफान के सामने कहीं था ही नहीं। अगले ही सेकंड मेरा हथियार सीधा उसकी गर्दन पर रखा था। मैंने बिल्कुल शांत और ठंडी आवाज में कहा, तुम हार गई हो। उसकी आंखों में खौफ और बहुत गहरी हैरानी थी। उसका शरीर कांप रहा था। वो हकलाते हुए बोली, मैं हार गई? मैं सच में हार गई। मैंने अपनी हिडन क्लास की सबसे ताकतवर स्किल इस्तेमाल की थी, फिर भी मैं कैसे हार गई? तुमने अभी कौन सी स्किल इस्तेमाल की? मैंने उसे बताया। मैंने अपनी 9 हेवन लाइटनिंग लॉर्ड की फ्लैश स्किल का इस्तेमाल किया था। इस स्किल से मैं कुछ ही पल के लिए खुद को पूरी तरह से बिजली में बदलकर पलक झपकते ही तुम्हारे पीछे आ गया। मेरी ये रफ्तार इतनी तेज थी कि तुम्हारी आंखें उसे देख ही नहीं पाई। तो तुम जवाब कैसे देती? अपनी करारी हार के बाद मूलीशु सारा घमंड टूट चुका था। उसने अपनी हार मानी और कहा, मैं हार गई। मैं तुम्हारी टीम में शामिल होने के लिए तैयार हूँ। उसने अपनी स्मार्ट वॉच से मेरी टीम में शामिल होने का इनवाइट एक्सेप्ट कर लिया और जैसे ही उसने एक्सेप्ट दबाया, मेरे सिस्टम में एक गजब का जादुई तूफान आ गया। सिस्टम की आवाज गूंजी, आपने मूलीशु को टीम में शामिल कर लिया है। बॉन्ड सिस्टम एक्टिवेट हो गया है। मूलीशु की ताकत के जुड़ते ही मुझे उसकी सारी खूबियों का एक बहुत बड़ा हिस्सा मिल गया। सिस्टम स्क्रीन पर नंबर तेजी से भागने लगे। ताकत प्लस 488, फुर्ती प्लस 502 और शारीरिक क्षमता प्लस 3998। ये देखकर मेरे खुद के होश उड़ गए। मैंने हैरान होकर अपना जादुई पैनल खोला। मेरी ताकत और फुर्ती दोनों 1000 का आंकड़ा पार कर गए थे। मैं मन ही मन खुशी से पागल हो रहा था। क्या ये सच में एक 20 लेवल के फाइटर की ताकत है? इतनी सारी जादुई स्किल्स और इतनी भयानक ताकत के साथ मैं अब वो कमजोर सपोर्ट फाइटर बिल्कुल नहीं रहा जो सिर्फ दूसरों के वार सहता था। टीचर यू ने मेरे पास आकर हैरानी से पूछा, चुशुन, तुम्हारी ये क्लास? मैंने बहुत ही शांति से जवाब दिया, टीचर यू, मेरी क्लास में कुछ म्यूटेशन हुआ है जिसकी वजह से मुझे ये ताकत मिली है, लेकिन मैं इसके बारे में पूरी डिटेल नहीं बता सकता। टीचर यू ने गहरी सांस ली और कहा कि उन्होंने बिल्कुल सही अंदाजा लगाया था। उन्होंने मुझे भरोसा दिलाया कि वो मेरी पुरानी टीम की उस झूठी डिस्क्वालीफाई वाली रिपोर्ट की पूरी जांच करेंगे और अगर वो सबूत झूठे निकले तो वो मेरे सिर से ये कलंक हटा देंगे। उन्होंने मुझे कैप्टन बनने की बधाई दी और कहा कि अगर कोई भी जरूरत हो तो मैं उनसे कह सकता हूँ। मैं और मूलीशु वहां से बाहर निकले। उसने मुझे कैप्टन कहकर बुलाया और पूछा कि आज दोपहर के डंगॉन के लिए हमें क्या क्या तैयारी करनी होगी। उसने बताया कि वो डंगॉन की पूरी रणनीति पहले ही तैयार कर चुकी है। मैंने उससे कहा कि वो उस रणनीति को फाइनल करे। तब तक मैं डंगॉन में जाने के लिए कुछ जरूरी सामान और रिकवरी पोर्शन अपने लॉकर से ले आता हूँ। दूसरी तरफ मेरी वो पुरानी एहसान फरामोश टीम एक कमरे में बैठकर मेरी ही बर्बादी का जश्न मना रही थी। वू मेंग जोर जोर से और बहुत ही भद्दे तरीके से हंस रहा था। वो कह रहा था कि मैंने आज जो सुना तुम यकीन नहीं करोगे। पूरा स्कूल चूशुन को एक बेकार और घटिया इंसान मान रहा है। सब कह रहे हैं कि हमने उसे टीम से निकालकर बहुत अच्छा किया। मैंने उसे नोटिस बोर्ड के पास खड़ा देखा था। उसका चेहरा डर के मारे हरा पड़ गया था। उनका एक और साथी बोला कि उसने सुना है मूलीशु की टीम टूट गई है, तो क्यों ना उसे अपनी टीम में बुला लें, क्योंकि उन्हें अभी भी एक मेंबर की जरूरत थी। लेकिन बाई छिंगलियन ने बहुत ही घमंड से कहा कि मूलीशु जैसी बड़ी फाइटर उनकी टीम में नहीं आएगी। लेकिन उसने एक और बड़ी खबर दी। उसने कहा कि आखिरी मेंबर का इंतजाम उसने कर लिया है। एक बहुत बड़े अरबपति खानदान का वारिस क्वीन नियन, जो पूरे शहर में हथियार बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी का मालिक है, वो कुछ ही दिनों में उनके स्कूल में ट्रांसफर होकर उनकी टीम में जुड़ने वाला है। ये सुनकर वू मेंग खुशी से उछल पड़ा। वो चिल्लाने लगा कि एक अरबपति के आने से तो उनके पास हथियारों और पैसों की कभी कमी नहीं रहेगी। वो लोग आसमान छुएंगे। वो लोग इतने ज्यादा अहंकार में डूब चुके थे कि जब दोपहर के डंगॉन के लिए रिकवरी पोर्शन खरीदने की बात आई तो उन्होंने साफ मना कर दिया। उनका कहना था कि उनकी टीम इतनी ताकतवर है कि वो डंगॉन को सीधे कुचल देंगे। महंगे हीलिंग पोर्शन पर पैसे बर्बाद करने से अच्छा है कि वो पैसे बचाकर नए हथियार खरीदें। उनका यही घमंड उनके विनाश की शुरुआत था। मैं अपने स्कूल के लॉकर रूम में पहुंचा।
मैंने अपना पासवर्ड 1205 फीट डाला और अंदर से रिकवरी पोर्शन का अपना बैग निकाल लिया। मैं बैग लेकर मुड़ ही रहा था कि अचानक वो चारों वहां आ धमके। वू मेंग बहुत ही चालाकी और घमंड से हंसता हुआ मेरे पास आया। उसने ताना मारते हुए कहा, ओहो, ये चूशुन है ना? क्या हुआ, एक दिन भी खुद को संभाल नहीं पाए? मैं तो सोच रहा था कि तुम बहुत हिम्मत वाले हो, लेकिन तुम तो गिड़गिड़ाने के लिए वापस आ गए। उनका दूसरा साथी बोला, अगर तुम सच में अपनी गलती मानकर हमारे सामने घुटने टेक दो तो हो सकता है हम तुम्हारी डिस्क्वालीफाई वाली रिपोर्ट वापस ले लें। मैंने उनकी इस फालतू और बचकानी बकवास पर कोई ध्यान नहीं दिया। मैंने अपना बैग कंधे पर डाला, उनकी तरफ बहुत ही ठंडी नजरों से देखा और शांत आवाज में कहा, मैं यहाँ सिर्फ अपना सामान लेने आया था। तुम लोग एक एक करके इतना क्यों फड़फड़ा रहे हो? मैं उनके बीच से गुजर कर बाहर जाने लगा। बाई छिंगलियन ने मुझे नफरत से घूरते हुए कहा, बस झूठा दिखावा कर रहा है। अगली बार अगर ये घुटनों पर बैठकर भी अपनी टीम में वापस आने की भीख मांगेगा तो भी मैं इसे कोई मौका नहीं दूंगी। कोई नियन के आने के बाद चूशुन जैसे कूड़े की हमारी नजरों में कोई औकात नहीं रहेगी। मुझे उसकी इन फालतू बातों से जरा भी फर्क नहीं पड़ रहा था। मैंने बिना एक पल के लिए भी पीछे मुड़े उन चारों को उनके घमंड में डूबने के लिए वहीं छोड़ दिया और दरवाजे से बाहर निकलकर उस सुनहरी रोशनी की तरफ बढ़ गया। आज जब मैं रनिंग ट्रैक पर खड़ा था तो हमेशा की तरह वो घमंडी चेन गांग अपने साथियों के साथ मेरे पास आया और ताना मारते हुए बोला कि अरे, ये तो हमारे स्कूल का जाना माना चेहरा है ना, जिसके पास टीम तो क्या रहने की जगह भी नहीं है, फिर भी यहाँ क्या करने आए हो? वो अपनी गंदी सी मुस्कान के साथ मेरा मजाक उड़ाते हुए कहने लगा कि कहीं तुम अकेले ही इस डेंजियन में जाने की तो नहीं सोच रहे। तभी उसके पीछे खड़े काले कपड़ों वाले लड़के ने चालाकी से हंसते हुए कहा कि चेन गांग, शायद इसे यहाँ के नियम नहीं पता। डेंजियन में जाने के लिए कम से कम 2 लोगों की जरूरत होती है। हमें अच्छे दिल से इसे ये बात समझानी चाहिए। वहाँ पेड़ के पास मेरी पुरानी दोस्त खड़ी थी। उसने उदास होकर मुझसे कहा कि चूशुन, चेन गांग की बातें भले ही कड़वी हों पर सच हैं। तुम्हारी मौजूदा हालत ऐसी है कि इस स्कूल में तुम्हारे लिए टिकना मुश्किल है। यहाँ समय बर्बाद करने से अच्छा है कि अपने लिए कोई और रास्ता चुन लो। कॉलेज का रास्ता अगर बंद हो गया है तो कोई और रास्ता देख लो। चेन गांग को इतने से तसल्ली नहीं मिली। वो हाथ बांधकर मुस्कुराते हुए मेरे और करीब आया और बोला कि चूशुन, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? अगर कोई काम नहीं है तो कहो तो मैं तुम्हारे लिए नौकरी का इंतजाम कर दूं। आओ, मेरे जूते साफ कर दो, एक बार के 100 रुपए दूंगा। लेकिन उसकी यह बकवास ज्यादा देर नहीं चल सकी। सीढ़ियों पर बैठी उस लड़की की आंखों में एक अजीब सी नीली चमक आई। वो कोई और नहीं, पूरे स्कूल की सबसे होनहार और नंबर 1 स्टूडेंट मूली श्यू थी। उसने चिल्लाकर कहा कि बर्फीला वार, और आसमान से एक विशाल बर्फीली तलवार सीधे चेन गांग के पैरों के पास आकर जमीन पर धंस गई। चारों तरफ बर्फीला तूफान आ गया और पूरी जमीन जम गई। चेन गांग डर के मारे चिल्लाया और पीछे गिर पड़ा। उसकी आंखें डर से कांपने लगीं और माथे पर पसीना आ गया। मूली श्यू आगे बढ़ी और कड़कती आवाज में पूछा कि तुम लोग किसे कह रहे थे कि उसके पास कोई टीम नहीं है? वहां खड़े सारे स्टूडेंट्स के होश उड़ गए। वो सब हैरान होकर कानाफूसी करने लगे कि ये तो स्कूल की नंबर 1 मूली श्यू है। मूली श्यू ने अपनी आंखें बंद की, गहरी सांस ली और मैदान पर खड़े सारे लड़कों के बीच से रास्ता बनाते हुए सीधे मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। उसने बड़े ही अदब से मेरी आंखों में देखा और बोली कि कैप्टन, मूली श्यू टीम में शामिल होने के लिए तैयार है। ये सुनते ही पूरे मैदान में सन्नाटा छा गया। जो लोग कल तक मेरा मजाक उड़ा रहे थे वो हक्के बक्के रह गए कि क्या कैप्टन? मूली श्यू ने चूशुन को कैप्टन कहा। चारों तरफ लड़के और लड़कियां हैरान होकर चिल्लाने लगे कि स्कूल की सबसे बड़ी जीनियस मूली श्यू इस बेकार चूशुन की टीम में कैसे जा सकती है? ये क्या चक्कर है? कुछ लड़कियां आपस में फुसफुसाने लगीं कि ध्यान से देखो, मूली श्यू का बर्ताव चूशुन के सामने कितना बदला हुआ है। वो उसकी कितनी इज्जत कर रही है। उसका वो बर्फीला और रूखा अंदाज तो गायब ही हो गया। वहीं दूसरी तरफ वो घमंडी लड़की दूर से हमें देखकर जल रही थी। उसने हाथ बांधकर मुंह फेरते हुए कहा कि इसमें इतना उछलने की क्या बात है? 2 ऐसे लोग जिन्हें किसी ने अपनी टीम में नहीं लिया, उन्होंने मिलकर एक जोड़ी बना ली। जो भी हो, ये दोनों मिलकर भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। चेन गांग भी अपनी शर्ट को ठीक करते हुए दोबारा अकड़कर बोला कि हाँ, वो सही कह रही है। भले ही मूली श्यू इसके साथ आ गई हो, पर डेंजियन के अंदर तो मूली श्यू को ही अकेले लड़ना पड़ेगा। ये चूशुन तो किसी काम का नहीं है। तभी अचानक आसमान में एक जबरदस्त चीख गूंजी। मैंने और बाकी सब ने ऊपर देखा तो नीले आसमान में सूरज की रोशनी के बीच एक विशाल बाज तेजी से नीचे आ रहा था। जैसे ही वो बाज जमीन पर उतरा